हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे यूनाइटेड नेशन क्या है और उसमें क्या काम होता है। देखिए, ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी और इसका मेन काम यही था कि दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसके अंदर जाहिर है दुनिया के अंदर सारी कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। तो उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, यानी सारी वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, एक पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। इसका काम ही ये था कि सारी वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा जो टेंशन है कंट्रीज के बीच में उसको रिड्यूस करे, ह्यूमन राइट्स को देखे कि ह्यूमन राइट किस तरीके से केयर किए जा रहे हैं दुनिया के अंदर। और तीसरी बात, जो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स थी उनको एटलीस्ट रिड्यूस किया जा सके, ये इसका मेन काम था जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद प्रॉब्लम आई थी। इससे पहले अगर आप बात करें तो 1930 के अंदर भी एक बॉडी बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, इसका काम भी यही था। लीग ऑफ नेशन का काम भी यही था, सारी कंट्रीज के बीच में हार्मोनी बनाना और प्रॉब्लम्स को कम करना, रिलेशन अच्छे बनाना, कोऑपरेशन बनाना। लेकिन ये फेल रही थी। ये बॉडी अपना काम कर रही थी लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप और एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स थी, वार हुई थी, बहुत ज्यादा वार हुई, ये उनको रोक नहीं पाई। और एक दूसरी वजह एक और भी थी कि इस लीग ऑफ नेशन का कभी भी यूएस मेंबर नहीं बना था, यूएस कभी मेंबर भी नहीं बना। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस यूएन, क्योंकि इसके अंदर अच्छा यूएस भी इसका मेंबर है, बल्कि आप कहिए हेडक्वार्टर ही न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके जो यूएन के जो हेडक्वार्टर है वो यूएस के अंदर है और न्यूयॉर्क के अंदर है, तो जाहिर है वो इसका मेंबर है। तो ज्यादातर कंट्रीज 194 कंट्रीज 193 आई थिंक के आसपास कंट्रीज इसकी मेंबर हैं इस टाइम। लेकिन कुछ ऑटोनोमस कंट्रीज हैं, स्टेट हैं जो कि यूके के इसके यूएन के मेंबर अभी भी नहीं है, जबकि कहा जाता है कि वो लोग डी फैक्टो सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास डी फैक्टो सॉवरेनिटी है। डी फैक्टो सॉवरेनिटी बेसिकली कहा जाता है कि एक प्रैक्टिकल कंट्रोल कहिए या ज्यूरिसडिक्शन ओवर ए टेरिटरी, किसी टेरिटरी के ऊपर आपका कंट्रोल और आपका सिक्का चलता हो, सिक्का चलने का मेरा कानून से आपका कानून न चलता हो, तो आपके पास डी फैक्टो सॉवरेनिटी है। तो कहा जाता है कि उन स्टेट के पास डी फैक्टो सॉवरेनिटी है लेकिन उसके बावजूद भी वो इसके मेंबर नहीं है। उसमें अलग अलग उसके वो हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट या कुछ थिंकर्स का कहना है कि साहब कुछ बड़े बड़े स्टेट हैं जो उनको मेंबर बनने नहीं दे रहे हैं, कुछ उनको इंडिपेंडेंट मानते ही नहीं है। खैर, वो एक अलग मसला है। यूएन के 5 बेसिकली परमानेंट मेंबर होते हैं, यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना। यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना। ठीक है, ये 5 जो कंट्रीज हैं ये उसके परमानेंट स्टेट हैं, यानी जो भी कंट्री यूएन के अंदर आएगी या उसका मेंबर बनना चाहेगी तो उसको इनमें से किसी भी एक कंट्री के साथ वीटो एप्लीकेशन करना होगा। वो अपनी एप्लीकेशन को इनके साथ वीटो करेगी, तभी वो उसकी मेंबर बन सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। देखिए, स्ट्रक्चर जो है वो इसका जो मेन पार्ट आप स्ट्रक्चर का कहिए वो 1945 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जब भी बन गया था और सारे मेंबर वगैरह उस वक्त क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, तय हो गए थे। उसके अंदर सबसे पहले बनकर आती है जनरल असेंबली।
जनरल असेंबली सबसे पहले इसके अंदर आती है, ठीक है। जनरल असेंबली जो है वो बेसिकली इसकी मेन बॉडी है जिसका काम डेलिब्रेटिव्स है, पॉलिसी मेकिंग है या सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करना। इसको हम लोग ग्लोबल और ये कहिए यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी 193 मेंबर कंट्रीज हैं वो इस असेंबली के अंदर, इस जनरल असेंबली के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी बॉडी है। मेन काम क्या है इसके, ये बॉडी क्या काम करती है? इसका मेन काम होता है बजट को सेट करना। यूएन का जो बजट है कितना है, कहां कितना खर्च किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा पैसा, इस सब का जो इंतजाम होता है, यानी सेटिंग ऑफ द यूएन बजट जो है वो इसका एक काम है। और दूसरा इसका काम है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में रोटेटिंग मेंबर्स बनते हैं, तो उन रोटेटिंग मेंबर्स को अपॉइंट करना इसका एक काम है। तीसरा जो इसका मेन काम है वो एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें कि जितनी भी मेंबर कम्युनिटीज हैं, वर्ल्ड मेंबर कम्युनिटीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबके जो भी ओपिनियंस होते हैं वो आते हैं। तो उस नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन को पास करना भी इस जनरल असेंबली का काम है, ठीक है। अगली आ जाती है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए नाम ही बता रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम होगा। इसका बेसिकली काम ही होता है इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यानी इसका काम है, जो भी काम इसको करना है वो उसमें यही है कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी जो डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर यूके था, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूएस, ये सारे इसके परमानेंट मेंबर हैं। और ये सारे मेंबरों की अपनी एक परमानेंट सीट है इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और ये लोग वीटो पावर को एंजॉय करते हैं, यानी इन 5 के पास वीटो पावर है। अच्छा, 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 इयर्स शेड्यूल के ऊपर रोटेट करते जाते हैं, यानी 2 साल ये बनेंगे, फिर 2 साल दूसरे बनेंगे, फिर 2 साल ये बनेंगे। जनरल जो इसकी 2021 की अगर आप बात करें इस साल की, तो इसके अंदर जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें एस्टोनिया है, इंडिया है, आयरलैंड है, कीनिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, और 10वां है इसका ग्रेडेंस ऑफ टूनिसिया एंड वियतनाम। तो ये सारी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो बेसिकली 2001 में हैं। अब जाहिर है जब 2 इयर्स का इनका पीरियड टर्म पूरा हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएंगे। और हर इन मेंबर्स में से जितने मैंने अब आपको बताया, ये सारे के सारे मेंबर्स जो भी जो चार्टर के अंदर जो भी इसके कानून बनते हैं या जो भी इसके काउंसिल के डिसीजंस हैं, उन सबको इनको ऑब्लाइज करना है। ये एक ऑब्लिगेटेड है उनके लिए, ठीक है। अगली आ जाती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये एक प्रिंसिपल बॉडी है कोऑर्डिनेशन के लिए, पॉलिसी रिव्यू के लिए और पॉलिसी डायलॉग के लिए। यानी जब हमारा काम होता है कोऑर्डिनेशन का या पॉलिसी रिव्यू का या पॉलिसी डायलॉग का, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हमारी एक प्रिंसिपल बॉडी होती है। पॉलिसी डायलॉग के अंदर कोई भी 2 कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज बैठ के अपने कॉमन या डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर अपना डिस्कशन करते हैं, डायलॉग करते हैं और इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। और जो इंटरनेशनल एग्री डेवलपमेंट गोल है उनको इंप्लीमेंट करना भी इस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का काम होता है। और ये 15 जो इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनकी एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करता है। 15 इंटरनेशनल और आपका ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जिसमें कुछ मैं आपको बता रहा हूं, मुझे सारे नहीं याद है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF जिसको हम कहते हैं, और 2 ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके साथ और बहुत सारे हैं। इनकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको भी कोऑर्डिनेट करना इस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का ही काम होता है। अगली है हमारी ट्रस्टीशिप काउंसिल। बेसिकली इसका काम, ये बनी तो 1945 के अंदर थी, चैप्टर 8 के अंदर ये बनी थी। बेसिकली ऐसा था कि जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी जो कि 7 मेंबर स्टेट्स के कंट्रोल में थी, आप उनको कहिए उनके ऑर्गेनाइजेशन में थी, उनको इंडिपेंडेंट करना और उनको बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट बनाना, ये इसका काम था। जो भी उसकी एक्टिविटीज थी उसको ये सुपरवाइज करती थी। इसका काम सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अगली है हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, और बल्कि आप इसको कहिए कि ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। इसकी सीट जो है वो पीस पैलेस जो नीदरलैंड में है, हेग के अंदर, नीदरलैंड के अंदर है। बेसिकली यूएन की 6 ऐसी बॉडीज हैं जिनके हेडक्वार्टर या जो न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड नहीं है, उन्हीं में से एक ये है। मेन फंक्शंस क्या है इसके? बेसिकली मेन फंक्शन होते हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स सबमिटेड बाय द मेंबर स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। कोई भी मेंबर स्टेट जब कोई डिस्प्यूट सबमिट करेगा तो उस पर डिसीजन लेना, उसको रिजॉल्व करना, उसको सेटल करना इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, वो पहला इसका काम होता है। दूसरा काम क्या है? टू इशू एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द लीगल क्वेश्चंस सबमिटेड बाय द यूएन एजेंसीज। जो भी यूएन एजेंसीज हैं वो अगर कोई लीगल क्वेश्चंस सबमिट करती हैं तो उसके ऊपर अपनी राय देना, अपने ऊपर अपनी एडवाइजेस देना। इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर फ्रेंच और इंग्लिश आती है। अच्छा, ये बॉडी यानी ये जो हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये जो भी अपना जजमेंट देती है उसके ऊपर कोई अपील नहीं की जा सकती। जो जजमेंट देती है वो फाइनल होता है। अगला है यूएन सेक्रेटरीट। यूएन सेक्रेटरीट, अब ये यूएन सेक्रेटरीट जो है ये बेसिकली आप ये कहिए कि ये एक सेक्रेटरी जनरल की एक मेन बॉडी है। ये बनती ही किससे है? इसके अंदर सेक्रेटरी जनरल होता है और हजारों स्टाफ होता है जो रोजाना डे टू डे वर्क करता है। बेसिकली हर जगह कुछ बॉडीज होती हैं, फिर एक ऑफिस होता है जहां रोजाना काम होता है। तो रोजाना जो काम करने वाली जगह है, जो एक वो है, इसकी एक बॉडी है, वो बेसिकली यूएन सेक्रेटरीट कहलाता है। वहां बहुत सारे हजारों एम्प्लॉइज हैं और वो रोज के कामों को देखते हैं। और ये बॉडी ऑथराइज की जाती है जनरल असेंबली से, और जो भी प्रिंसिपल ऑर्गन, दूसरे प्रिंसिपल ऑर्गन से, उनसे ये बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ऑथराइज की जाती है। अब ऑफिस के जो काम है वो ये करेंगे और बाकी डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, बट डे टू डे काम यही बॉडी करती है। अच्छा, इसको एग्जीक्यूटिव विंग भी कहा जाता है यूएन का, क्योंकि जाहिर है यही सारी चीजों को एग्जीक्यूट करती है। लॉ बना, इसके पास भेज दिया, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और इसका जो बेसिकली हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल ही खुद होता है, जो यूएन का टॉप ऑफिशियल है। और इसके अंदर यानी सेक्रेटरीट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग बेसिकली इनका काम यह होता है कि जो यूएन सोल्जर्स होते हैं, जिनको हम लोग ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, यूएन सोल्जर्स को ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, यही बॉडी इनको डिस्पैच करती है अगर कहीं पर इनकी जरूरत हो। ये बेसिकली ये ऑथराइज्ड होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल से, और इनका जो ये सिचुएटेड होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क में जो इनका हेडक्वार्टर है वहीं पर ये लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो इसका
7वें स्ट्रक्चर के अंदर आता है, उसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर। बेसिकली स्ट्रक्चर का ये यूनाइटेड नेशन एक चार्टर है जो मैं बताना चाहता हूं, यूएन चार्टर। क्या है ये यूएन चार्टर? चार्टर इज बेसिकली एक बहुत ही मेन कोर कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट है यूएन का। आप इसको कहिए यूएन का या यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको हम लोग चार्टर कहते हैं, जिसको चार्टर के नाम से जाना जाता है। और लीगली बात कर रहे हैं, ये मल्टी इंटरनेशनल ट्रीटी को भी लेकर चलता है, यानी लीगली हम इसको मल्टी लेटरल इंटरनेशनल ट्रीटी कहते हैं अपने जो 192 193 जो हमारे मेंबर स्टेट हैं उनके लिए। ये जाहिर है ये एक बेसिक काम तो करता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रक्चर करता है, ये तो इसका एक मेन काम है। इसके साथ साथ ये जो हमारे कुछ, सब नहीं आप कहिए, कुछ यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के साथ रीस्टेट करता है, ये भी इसका काम है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब मैं इसी वीडियो में फंक्शंस भी डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। इसी के कंटिन्यूशन हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।